हेलो बच्चों, तो हमारा जो जियोमॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर था, जियोमॉर्फोलॉजी नेचर एंड स्कोप, यानी कि भूआकृति विज्ञान, प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये हो गया था हमारा कंप्लीट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि पृथ्वी अंदर से किस तरह का है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है या फिर ठोस अवस्था में है। आंतरिक मतलब अंदर और संरचना मतलब इसकी रचना किस तरह की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब हुआ कि पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल है, इसके अंदर यानी कि इसकी आंतरिक संरचना किस तरह की है, इसी को जानना है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत जिसके अंतर्गत आता है घनत्व, दबाव और तापक्रम या तापमान। घनत्व के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, दबाव के आधार पर और तापमान के आधार पर। दूसरा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। जितने भी विद्वान हैं सब ने अपने अपने मत दिए हैं कि किसी का ग्रहाणु परिकल्पना है, किसी की निहारिका परिकल्पना है, तो उसी के अंतर्गत सब ने अपना अपना मत दिया है, जिसमें किसी का भी मत किसी से मैच नहीं करता है। सब अपना अपना कहते हैं। कोई विद्वान कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल अवस्था में है, कोई कहता है गैसीय अवस्था में है, कोई कहता है ठोस अवस्था में है। तो इस चीज़ से पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। बहुत से विद्वानों ने बताया कि इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, जिसके अंतर्गत आता है ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप विज्ञान, आणविक तत्व एवं भूकंप, पृथ्वी की भूतापीय स्थिति। पहला हम लोग पढ़ेंगे अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें आता है घनत्व। घनत्व कहते हैं किसी भी पदार्थ में उसके जो तत्व हैं, उन जैसे कोई भी एक पदार्थ है, इसमें ये जो तत्व है ये कितनी दूरी पर है, इसी को घनत्व बोलते हैं। किसी भी वस्तु का जितना उसका भार बढ़ेगा, घनत्व भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आप अगर कोई रुई ही ले लो, या अगर कोई एक रुई ले लो एक बक्से में, और दो बक्सा लो, एक बक्से में आप रुई लो और एक बक्से में आप लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, तो भारी कौन होगा? लकड़ी का टुकड़ा होगा, क्योंकि इसका भार अधिक है। तो जिस भी वस्तु का या जिस भी पदार्थ का भार अधिक होता है, उसका घनत्व भी अधिक होता है। इसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जा रहा था कि 1774 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी पिंड का घनत्व 5.5 आंका गया था। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5, ये आंका गया था। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अधिकांशतः परतदार चट्टानें विस्तरित हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, यानी कि ये जो क्रस्ट है, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, या फिर भूपरपटी जो है, इस भाग में ज़्यादातर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। और इन परतदार चट्टानों का घनत्व कितना होता है? 2.7 है। इन परतदार चट्टानों का घनत्व 2.7 है। परतदार चट्टानों के नीचे आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं। इनका घनत्व 2.9 से 3.5 के बीच है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग या भूकरोट का घनत्व 11 से अधिक अनुमानित किया गया है। अतः पृथ्वी के केंद्र में अधिक भारी पदार्थ विद्यमान
जब पृथ्वी के केंद्रीय भाग का यानी कि पृथ्वी में जो भूक्रोड है उसका घनत्व जब 11 से अधिक अनुमानित किया गया, 11 से अधिक माना गया, तो ये मान लिया गया कि केंद्र में अधिक भारी चट्टानें मौजूद है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिस पदार्थ का जितना भार होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। इसी आधार पर माना गया कि केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में अधिक भारी पदार्थ विद्यमान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पृथ्वी के केंद्र में घनत्व सबसे अधिक है। इस प्रकार पृथ्वी की रचना अनेक परतों से हुई है। पृथ्वी के केंद्र में निकल तथा लोहे जैसी भारी धातुएं विद्यमान हैं, जिसके कारण यहाँ का घनत्व अधिक है। पहले तो ये माना गया कि क्योंकि यहाँ भारी पदार्थ विद्यमान है, जैसे लोहा और निकल धातुएं विद्यमान हैं, इस वजह से यहाँ का घनत्व अधिक है। और इन्हीं लोहा और निकल धातुओं की वजह से ही पृथ्वी में जो चुंबकीय गुण है इसी की वजह से आया है, निकल और लोहा की वजह से। दूसरा आता है दबाव। पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे पदार्थों का भार तथा दबाव बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में, ये पृथ्वी का धरातल है, यहाँ से हम जैसे जैसे केंद्र में जाएंगे इसका दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे तक हम प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। प्रारंभ में यह माना गया कि शैलों, यानी कि शैल बोलते हैं चट्टान को, शुरुआत में तो ये माना गया कि चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ने के कारण ही पृथ्वी के केंद्र का घनत्व सर्वाधिक है। पहले तो ये मान लिया गया कि चट्टानों का भार और उसका दबाव बढ़ने की वजह से पृथ्वी का केंद्र जो है उसका घनत्व अधिक है, सबसे ज़्यादा घनत्व है। लेकिन बाद में यह सिद्ध हो गया, नवीन अध्ययन से यह सिद्ध हो गया कि दबाव के कारण शैलों में घनत्व एक सीमा तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं। कोई भी चीज़ है उसे हम एक सीमा तक ही दबा सकते हैं, ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं। अर्थात क्रोड का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं बल्कि भारी पदार्थों की उपस्थिति के कारण है। बल्कि उसके बाद ये पता लगा लिया गया कि क्रोड में जो अधिक घनत्व है वो दबाव की वजह से नहीं है, बल्कि जो क्रोड में यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो भारी धातुएं उपस्थित है उसके कारण क्रोड का घनत्व अधिक है। घनत्व व दबाव दोनों ही साधनों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में, क्योंकि जो ठोस है ये जो भारी धातुएं विद्यमान है, तो जिस भी वस्तु का भार अधिक होगा तो उस वस्तु का घनत्व अधिक होगा। और क्रोड में क्या पाया गया? घनत्व क्रोड में अधिक पाया गया। तो इससे यह अनुमान लगा लिया गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है। तीसरा आता है तापमान। पृथ्वी के नीचे गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता। आप पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे तापमान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा, अगर कोई भी खुदाई का काम होता है, अगर कोई आदमी वहाँ नीचे उतरा है तो वह उसे ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के नीचे गर्मी है, वहाँ तापमान बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कुआं होगा या फिर अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान कुआं में उतरता है तो भले ही कुआं में पानी है, अगर उस पानी को हटा दिया जाए या सूखा कुआं में उतारा जाए उसे, तो उस आदमी को बहुत गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तापमान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। हर 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। हर 32 डिग्री सेल्सियस यानी कि धरातल से हम हर 32 डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो 1 डिग्री, हर 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बढ़ेगा। इस दर से तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान इतनी अधिक हो जाती है कि वहाँ कोई भी खनिज या शैल ठोस अवस्था में नहीं रह पाती है। इस तापमान के बढ़ने की वजह से इस तरह से जो लगातार तापमान बढ़ता जाता है तो जो पृथ्वी का भूगर्भ है,
पृथ्वी का जो भूगर्भ है यहाँ तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ यहाँ ठोस अवस्था में नहीं रह पाती है, बल्कि यह क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। इसका प्रमाण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकालने वाले तप्त लावा को माना गया है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या होता है, लावा निकलता है, और लावा कैसा होता है, तरल होता है, और वो आग की तरह रहता है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ, वहाँ से जो लावा निकला वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसी के आधार पर माना गया कि पृथ्वी के नीचे यानी कि भूगर्भ में बहुत ज़्यादा तापमान है, यानी कि तापमान वहाँ पे अधिक होता है। इस आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है, यानी कि जैसे ज्वालामुखी उद्गार में जैसे लावा निकलता है तो लावा क्या होता है, तरल रूप में होता है। तो इस आधार पर क्या मान लिया गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है। लेकिन गहराई में जाने पर दबाव में भी वृद्धि होती है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे दबाव भी तो बढ़ेगा, जिससे शैलों का द्रवणांक बिंदु बढ़ जाता है और शैलें ठोस ही रहती हैं। जैसे दबाव बढ़ने से क्या हो जाता है, जितनी भी शैलें हैं उनका जो द्रवणांक बिंदु होता है वो बढ़ जाता है और शैलें ठोस में ही रहती है। जो शैलें क्या होती है, पिघल नहीं पाती है। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में, यानी विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र मतलब जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, भूकंप आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, भूकंप आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की गहराई में जाने पर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। लेकिन जो शांत प्रदेश है, जहाँ ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, भूकंप नहीं होता है, वहाँ अगर आप 40 किलोमीटर की गहराई पर जाइएगा तो आपको तापमान सिर्फ 500 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो तापमान से भी नहीं पता लगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठोस है, द्रव है या गैस है। इस चीज़ का पता प्राकृतिक स्रोत से नहीं चला। अब आता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जितने विद्वान हैं सब ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। कांट का वायवीय राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय निहारिका से मानी गई है। इस वजह से पृथ्वी का जो आंतरिक है, आंतरिक भाग है, यानी कि भूगर्भ जो है वायवीय अवस्था में होना चाहिए। फिर जो चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसमें पृथ्वी का निर्माण एक ठोस कण से हुआ है, एक प्रकार का ठोस कण से हुआ है, ठोस कणों में एकत्रित होने से हुआ है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी क्या होनी चाहिए, ठोस अवस्था में होनी चाहिए। फिर जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना भूगर्भ को तरल अवस्था में प्रमाणित करती है। तो इससे भी पता नहीं लगा, क्योंकि कोई कहता है कि गैसीय अवस्था में होनी चाहिए, कोई कहता है तरल अवस्था में होनी चाहिए और कोई कहता है ठोस अवस्था में होनी चाहिए। तो इससे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। सिद्धांत के आधार पर हमें पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पहला, अप्राकृतिक स्रोत से हमें नहीं पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे उनसे भी हमें नहीं पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और एक बात अभी तक ये भी नहीं पता चला, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि आंतरिक संरचना कैसी। अनुमान एक लगाया जाता है कि हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अभी भी अभी भी उतना नीचे नहीं जा पाया है, भूक्रोड तक अभी भी खुदाई कोई नहीं जा पाया है। तीसरा है प्राकृतिक साधन।
प्राकृतिक साधन में आता है ज्वालामुखी उद्गार, जो प्रकृति से होता है, जो प्राकृतिक है, जैसे ज्वालामुखी है प्राकृतिक है, जो अप्राकृतिक था तो घनत्व था, ये विद्वानों का अपने से माना हुआ था, या दबाव था, तापमान था, तो ये प्राकृतिक नहीं है, या अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक जो खुद से होता है तो ज्वालामुखी उद्गार होता है और भूकंप होता है। पहला है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलने वाला लावा पृथ्वी के अंदर स्थित मैग्मा भंडार है। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर जो तरल अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं मैग्मा, और जब वो पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं, धरातल में आ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं लावा। इस चीज़ में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं लावा मैग्मा सेम होता है। सेम होता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा और पृथ्वी के बाहर आ गया तो लावा। तो ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलने वाला लावा पृथ्वी के अंदर स्थित मैग्मा का भंडार है। भले ही पृथ्वी के आंतरिक भाग पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण ऊंचे तापमान में भी शैलें नहीं पिघलती। भले ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण शैलों का द्रवनांक बिंदु क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शैलें नहीं पिघलती, चट्टानें नहीं पिघलती। लेकिन जब कभी भूपृष्ठ पर असंतुलन या दरार पड़ जाता है तो आंतरिक शैलों पर ऊपरी परतों का दबाव घट जाता है, जिसके कारण शैलों का द्रवनांक गिर जाता है और शैलें पिघलकर लावा के रूप में बाहर आ जाती है। लेकिन जब कभी भी धरातल पर कोई भी असंतुलन हो जाता है या दरार पड़ जाता है तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, उसका जो ऊपरी परत है, उसका दबाव क्या होता है कि घट जाता है। और घटने की वजह से क्या होता है, शैलों का जो द्रवनांक बिंदु होता है वो गिर जाता है, वो घट जाता है। और घटने के बाद क्या होता है, शैलें पिघलकर लावा बन जाती हैं और फिर लावा के रूप में पृथ्वी के बाहर आ जाती है, धरातल के बाहर आ जाती है। लावा व अन्य पदार्थों की निकासी धरातल के मात्र 50 किलोमीटर नीचे से होती है। लावा या अन्य जो भी पदार्थ धरातल के नीचे से मिलते हैं, नीचे से निकलते हैं, वो सिर्फ 50 किलोमीटर नीचे से निकलते, सिर्फ 50 किलोमीटर नीचे से। तो ज्वालामुखी उद्गार से थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ है, लेकिन पूरा क्लियर इससे भी नहीं हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्योंकि ये जो लावा होता है ये सिर्फ 50 किलोमीटर की गहराई से निकलता है, सिर्फ 50 किलोमीटर की गहराई से निकलता है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो सिर्फ 50 किलोमीटर की गहरी तो है नहीं, ये तो बहुत गहरी है, इसीलिए ज्वालामुखी उद्गार से भी उतना पता नहीं चलता है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान से पता चलता है भूकंप क्या होते हैं। भूकंप की 3 तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तृतीयक तरंगे, या फिर तृतीयक तरंगे नहीं तो उसे धरातलीय तरंगे भी कहते हैं, या उसे विनाशात्मक तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल पर वो चलती है और वो विनाश का काम करती है। भूकंप जो आता है धरातल पर, पृथ्वी पर जो भूकंप आता है वही जो धरातलीय तरंगे होती है, धरातलीय तरंगे या उसे एल तरंगे भी कहते हैं, उसी के कारण भूकंप आता है और इतना विनाश होता है। तो ये जो भूकंप विज्ञान के साक्ष्य है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। इसे कहते हैं भूपरपट्टी, कम से ये आप जान लीजिए किसे कहते हैं, भूपरपट्टी। इसे कहते हैं भूप्रवार, इसे कहते हैं भूकरोड, या इसे कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसे भूपृष्ठ भी कहते हैं
इसे भूपृष्ठ भी कहते हैं और भूपटल भी कहते हैं। इसकी गहराई कितनी? इसकी गहराई 3500 किलोमीटर है, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है और इसकी गहराई लगभग 70 किलोमीटर तक है। देखिए, परतदार चट्टानें जो होती हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो होते हैं वो अधिकांशतः परतदार चट्टानें विस्तृत होती हैं। तो परतदार चट्टानें किसको बोलते हैं? आग्नेय चट्टानों के परत दर परत जमने से अवसादी चट्टान बनती है और अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान कहते हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो यहाँ से लावा निकला। अब जब ये लावा ठंडा होता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो ये आग्नेय चट्टान बन जाता है। और जब आग्नेय चट्टान परत दर परत जमने लगती है, आग्नेय चट्टान का परत दर परत जमने लगती है, तो इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। और इसी अवसादी चट्टान को भी परतदार चट्टान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परत दर परत जमती है, इसलिए। आज तो हमने पढ़ लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं घनत्व, दबाव और तापमान। घनत्व में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व इसका बढ़ेगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व कितना है? 2.7 है। फिर जो पृथ्वी के जिसमें आग्नेय चट्टान होती है, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर तो परतदार चट्टानें पाई जाती हैं और इसके नीचे जो आग्नेय चट्टान पाई जाती है, इनका घनत्व कितना है? 2.9 से 3.5 है। उसके बाद फिर भूकरोट का जो घनत्व आता है वो 11 से अधिक है। तो इससे तो हमारा पता नहीं लगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य, इसमें सभी विद्वानों ने अपना अपना कह दिया। किसी ने कह दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल है, किसी ने कह दिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना द्रव गैसीय है, किसी ने कह दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है। ये खुद भी एक मत में नहीं है। उसके बाद आता है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी से उतना क्लियर तो नहीं हुआ, क्योंकि जो लावा होता है वो पृथ्वी के मात्र 50 किलोमीटर नीचे से ही निकलता है। और अब हम कल पढ़ेंगे भूकंप विज्ञान के साक्ष्य, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भूकंप तरंगें होती है, यही मेन रीज़न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का। इसी से हमें पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।